नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एरिया इंटीग्रेशन से अगर निकालना है तो फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। जबकि क्वेश्चन में फंक्शन का के नहीं दिया होता है, कर्व का के दिया होता है। तो कर्व को देख के कैसे पहचानना है कि फंक्शन एक्स का है या वाई का है या दोनों का नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेट करके एरिया निकालना है तो फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब फंक्शन बनाना सीख गए तो उसके बाद हम लोग दो बात सीखे, दो पॉइंट लिखे थे कि अगर एक्स एक्सिस के साथ एक्स के फंक्शन का एरिया निकालना हो, नहीं y इक्वल टू एफ एक्स मतलब x का फंक्शन, और एक्स एक्सिस साथ एरिया निकालना हो x इक्वल टू एस एक्स इक्वल टू बी तक, तो उस केस में हम लोग सीधा इंटीग्रेशन लेते हैं a से b मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। सही ना, मतलब जब x का फंक्शन है तो लिमिट में x का वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। इसी तरह से y का फंक्शन का y एक्सिस साथ एरिया निकालना हो y इक्वल टू a से y इक्वल टू b तक, तो हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं a से b मॉड ऑफ एफ वाई डी वाई, ठीक है ना। समझ गया। तो ये दो थ्योरी का दो पॉइंट है, लेकिन इसमें फंक्शन दिया होगा एफ एक्स या एफ वाई, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में कर्व दिया होता है, तो कर्व से कैसे फंक्शन बनाना है इस पर हम लोग क्वेश्चन पिछले क्लास में किए थे, नहीं। आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, थर्ड पॉइंट, और उसके पहले पिछले क्लास पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से लिखते हैं, लेट एफ आर टू let fx is positive for all x belongs to domain of function and area bounded by y equal to fx and x axis between x equal to a, x equal to 1 and x equal to a, a greater than 1. Area bounded by y equal to x and x axis between x equal to 1 and x equal to a greater than 1 है, is equal to under root of a square plus 1 minus root 2. Then find fx. ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन रिवर्स टाइप है कि इसमें फंक्शन पहले एरिया ही दे दिया गया है और फंक्शन निकालना है, ठीक है ना। तो एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स और एक्स एक्सिस है और बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड a है, तो इसका सीधा इंटीग्रेशन लिखेंगे, नहीं। तो ये इंटीग्रेशन होता है 1 से a मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स, नहीं। और ये दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2, ठीक है ना। समझ गया। चलो अब कहा गया कि एफ एक्स पॉजिटिव है, एफ एक्स पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइन सब ओपन हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2। तो ये एरिया ही दिया हुआ है, फंक्शन निकालना है, नहीं उल्टा क्वेश्चन। तो ये क्लियर है कि ए का फंक्शन होगा, ये नहीं, ए का फंक्शन इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो ए का फंक्शन होगा, इसलिए इसका आंसर ए के टर्म में है। इसको एफ एक्स निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ए कर देते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है तो न्यूटन लीबनिज़ रूल हमारे पास है, तो न्यूटन लीबनिज़ का फर्स्ट रूल है, क्योंकि ए का फंक्शन है और ए अंदर नहीं है, तो फर्स्ट रूल रहेगा। तो क्या होगा, एफ ऑफ ए एक्स के बदले पहले पर लिमिट पुट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2a, ठीक है ना, और माइनस इसका 0 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ ए आ गया, नहीं ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1। तो एफ एक्स निकालेंगे तो आएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो ये एफ एक्स आ गया। मान लो F2 F3 ये सभी निकालने के लिए कहा सकता है तो निकाल सकते हो। क्लियर बात। तो इस तरह से रिवर्स क्वेश्चन भी इसमें रहता है, ठीक है ना। चलो तो इसको अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी तक हम लोग जो सीखे हैं वो एक फंक्शन हो, अगर x का हो तो x एक्सिस साथ गया, y का हो तो y एक्सिस साथ गया, और x इक्वल टू x का फंक्शन जब है तो x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, y का फंक्शन है तो y इक्वल टू a से y इक्वल टू b तक निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। वो 1 और 2 पॉइंट था, और कभी कभी ये वैल्यूज x इक्वल टू a b नहीं दिया होता है तो वो कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन में देखे थे, नहीं। अभी हम लोग तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, दो फंक्शन के बीच का एरिया, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स। एक्स का दो फंक्शन इस बार, ठीक है ना, बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, ठीक है ना। x के दो फंक्शन के बीच का एरिया, और x का फंक्शन है तो x का वैल्यू a से x इक्वल टू b तक, ठीक है ना। तो जब दो फंक्शन है तो मान लो ये एफ एक्स है और ये जी एक्स, ठीक है ना, सही ना। ये y इक्वल टू एफ एक्स है और ये y इक्वल टू जी एक्स। ए से बी, ए ये वाला है और बी ये वाला है, ठीक है ना, और ये ठीक है ना। तो इस एरिया को लिखते हैं हम लोग ए से बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, सही ना। मतलब ए से बी में बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, जो बड़ा है ऊपर है तो बड़ा है, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला करेंगे तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो जब दो फंक्शन है तो इस केस में दोनों का रिलेटिव पोजीशन देखना है, खाली कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। इसमें एक्स एक्सिस का पोजीशन नहीं देखना, जैसे पीछे हम लोग जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट किए थे उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पोजीशन देखे थे, नहीं, तब इंटीग्रेशन लिखे थे। तो जब दो फंक्शन हो एक्स का फंक्शन तो उस केस में दोनों का रिलेटिव पोजीशन कर देना है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट मान लो ऐसा भी होता, मान लो ये कहाँ ऐसा भी होता एफ एक्स और जी एक्स ऐसा होता, ए से बी, ये आपका एफ एक्स होता और ये आपका जी एक्स होता। तो इसमें देखो ऊपर आपका एफ एक्स है नीचे है जी एक्स, नहीं, तो ये जो एरिया होगा पूरा उसका इंटीग्रेशन यही होगा, ठीक है ना, सही ना। अब इसमें जो ये नीचे वाला पार्ट है उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो जब दो एक्स का फंक्शन के बीच का एरिया निकालना हो तो सिर्फ दोनों फंक्शन को देखना है रिलेटिवली कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जो बड़ा है वो लिखेंगे और माइनस छोटा वाला लिखेंगे, तो दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, जैसे ये फिगर है इसको यहाँ देखो बताते हैं, ये एफ एक्स है और जी एक्स हमेशा बनाए थे, नहीं, ये से नहीं, समझ रहे। इसमें हम लोग जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट ये है इसको A1 कहते हैं, ठीक है ना। ये बगल वाला जो है इसको A2 कहते हैं, ये जो पार्ट है, ठीक है ना, इसको A3 कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको A4 कहते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। तो हमको चाहिए A1 प्लस A4, नहीं, हमको कहा गया A1 प्लस A4 निकालिए, दोनों का बीच का एरिया मतलब ये हुआ, ठीक है ना, A1 प्लस A4। तो जब हम लोग एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे ए से बी में तो देखो क्या क्या मिलेगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो जब एफ एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे ए से बी तक तो ये
और ये तीनों एरिया मिलेगा, नहीं सही ना। तो मिलेगा ये A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है ना। नहीं fx पार्ट ऐसा है, एक्स एक्सिस साथ एरिया देखोगे तो ये A1 मिलेगा, जो एक्स एक्सिस ऊपर वाला पार्ट है, ये वही पार्ट मिलेगा, ये पार्ट मिलेगा, ठीक। अब A से B मान लो gx को इंटीग्रेट करते हैं, तो जब gx को इंटीग्रेट करेंगे तो A से B में gx ऐसे जा रहा है, तो ये एरिया मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये ऊपर है तो पॉजिटिव के साथ मिलेगा A2, और ये नीचे है तो माइनस A4 और प्लस A3, ठीक है, ये ऊपर है, ठीक है ना, ऐसा मिलेगा। तो अब जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से B fx माइनस dx करेंगे dx, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने से A2 कैंसिल हो जाएगा, A3 भी कैंसिल हो जाएगा और A1 प्लस A4 आ जाएगा, नहीं यही हमको चाहिए, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो फंक्शन के बीच का एरिया निकालना हो, तो x के फंक्शन के बीच का एरिया x इक्वल टू s इक्वल बी तक, तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन लिखना है a से b तक में बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ठीक है ना। इसमें एक्स एक्सिस से कहीं नाम नहीं लिया गया, तो एक्स एक्सिस को नहीं देखना है, जो बड़ा है उसको और जो छोटा है उसको माइनस करके लिखना है, ठीक है ना, समझ गया। और पोजीशन चाहे कैसा भी हो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो जाए यहीं पर ग्राफ अगर ऐसा हो जाए, इसको हटा लेते हैं, ये ग्राफ अगर ऐसा होता मान लो ऐसे है और ऐसे, ठीक है ना, ये से भी ये y इक्वल टू एफ एक्स है, नहीं एफ एक्स वाला ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये जी एक्स, ठीक है ना, ये वाला ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। इसके बीच का निकालना है ए से बी तक, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो ये सी है मान लेते हैं, तो अब ए से सी में एफ एक्स बड़ा है, जी एक्स छोटा है, नहीं तो तब इसका एरिया लिखेंगे ए एरिया इक्वल टू, इसका लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसमें लिखेंगे एरिया इक्वल टू ए से सी में एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स और प्लस सी से बी में जी एक्स माइनस एफ एक्स। सही है ना, क्योंकि सी से बी तक जब जाएंगे तो अब जी एक्स बड़ा है, एफ एक्स छोटा है, नहीं तो हमको बड़ा वाला माइनस छोटा वाला लिखना है। तो इस इंटरवल में एफ एक्स बड़ा था, इस इंटरवल में जी एक्स बड़ा था, नहीं तो जब ये बड़ा छोटा चेंज हो तो इंटीग्रेशन प्लस करके दो पार्ट में लिखेंगे, नहीं अगर तीन बार चेंज होगा तो तीन पार्ट में लिखेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये है, और मान लो अब ग्राफ हम नहीं बनाना चाहते, हम लोग ये नहीं देख पाए कौन बड़ा छोटा है, नहीं ये तो ग्राफ बन गया तब ये बात है, तो इसको एक साथ लिखते हैं हम लोग, बिना ग्राफ बनाए अगर लिखना हो तो इन सब एरिया को एक साथ लिखेंगे, ए से बी मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। सही ना, सही ना। तो मतलब ये है कि जब जरूरत नहीं पड़ेगा तो ग्राफ नहीं बनाएंगे, ग्राफ बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर दो एक्स का फंक्शन है और दोनों के बीच का एरिया निकालना है x इक्वल टू एस एक्स इक्वल टू बी तक, तो ये इंटीग्रेशन सीधा लिख दीजिए और फिर इंटीग्रेशन पे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन मॉड वाला किए हुए हैं उसे सॉल्व करिए। तो ऐसा वाला फिगर होगा तो उसका भी एरिया निकल जाएगा, वैसा वाला होगा तो उसका भी निकल जाएगा, नहीं क्योंकि जब एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉड लिखेंगे तो अब देखो क्या होगा, ए से सी में एफ एक्स बड़ा है तो ये पॉजिटिव साथ खुलेगा और सी से बी में जी एक्स बड़ा है तो ये अपने आप नेगेटिव साथ खुलेगा, तो जी एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना, क्लियर। अब सी आएगा कहाँ से, तो जब मॉड को हटाएंगे तो मॉड के अंदर वाले को जीरो करेंगे, मॉड वाले क्वेश्चन लोग ये है, तो अगर ए से बी तक में दोनों इंटरसेक्ट हो रहा होगा तो ये सी आ जाएगा, नहीं जब इसको आप जीरो करोगे तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सी आ जाएगा, नहीं मान लो दो पॉइंट आ गया, नहीं C1 C2 आ गया तो तीन पार्ट में ब्रेक कर देंगे, नहीं इसका तो केस बनाना जानते हैं हम लोग, तो केस बना के इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो इस वाले केस में भी मतलब ग्राफ बना के बड़ा छोटा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये इंटीग्रेशन लिखिए और इंटीग्रेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और इसी तरह सिमिलर वे में अगर y का फंक्शन हो एरिया बाउंडेड बाय
x इक्वल टू एफ वाई एंड x इक्वल टू जी वाई बिटवीन x y इक्वल टू ए से y इक्वल टू। तो इसमें भी हम लोग सीधा एरिया लिखेंगे ए से बी में मॉड ऑफ एफ वाई माइनस जी वाई डी वाई, ठीक है ना। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सीधा इंटीग्रेशन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, समझ गया। तो मतलब जब एक ही फंक्शन हो x का x के साथ एरिया निकालना हो, पहला वाला पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट, उसमें भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा मॉड के साथ इंटीग्रेशन। और दो फंक्शन अगर हो x का चाहे y का और दोनों के बीच का एरिया निकालना हो, x का फंक्शन है तो x इक्वल टू s, x इक्वल टू b, y का फंक्शन है तो y इक्वल टू s, y इक्वल टू b, तो इसमें भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा x वाले ये लिख देंगे, y वाले ये लिख देंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो लेकिन फिर यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में फंक्शन नहीं दिया रहेगा, कर्व दिया रहेगा, तो उससे फंक्शन पहले पहचानना है, ठीक है ना। तो मान लो हम कर्व से फंक्शन बनाए और x का दो फंक्शन बन गए, ठीक है ना, दो ही फंक्शन बना और x इक्वल टू a और b दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग सीधा x का फंक्शन बना के ये इंटीग्रेशन लिखेंगे और इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेकिन मान लो y का फंक्शन बनाए तो 3 बन गया, ठीक है ना। तो 3 बनने के बाद में ये बात नहीं है, 3 फंक्शन का अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दो फंक्शन अगर x का बना है तो उसको प्रेफर करेंगे, उसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो फंक्शन अगर y का बना तो उसको प्रेफर करेंगे, फिर भी ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लो 2 से ज़्यादा फंक्शन बन जाए तब ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो 5वां पॉइंट लिखते हैं ये कि एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स एंड y इक्वल टू एच एक्स। अब x का 3 फंक्शन है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं तीनों फंक्शन का ग्राफ रो के जैसा है, ये एफ एक्स है, ये वाला आपका जी एक्स है और ये वाला एच एक्स है, सही ना। ये है y इक्वल टू एफ एक्स, ये है y इक्वल टू जी एक्स और ये है y इक्वल टू एच एक्स। सही ना। तो अब एरिया जो बॉन्ड हुआ है वो x का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ है, a से लास्ट पॉइंट यहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना, b और बीच में ये c पॉइंट जो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब a से c में इसमें क्या होगा, a से c में देखो तो ये fx और hx के बीच का एरिया है, ठीक है ना। तो a से c में fx माइनस hx लिखेंगे, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला नहीं, और c से b में gx माइनस hx लिखेंगे, ठीक है ना, सही ना। क्योंकि इसमें gx बड़ा है hx बड़ा है। तो जब 2 से ज़्यादा कर्व हो जाए, 3 करके इसी तरह 4 का करेंगे, 4 कर्व होगा तो हम लोग यूज़ करते हैं 2 ही वाला नहीं, लेकिन पहले ग्राफ बना के ये पता करते हैं कि 2 कर्व कौन सा कहाँ पर है, ठीक है ना। तो जब तक ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि ए से सी में ये दोनों हैं, सी से बी में ये दोनों हैं, ठीक है ना। तो अब जब 2 से ज़्यादा फंक्शन हो जाए तो ग्राफ बनाने की जरूरत होती है, ठीक है ना। 2 फंक्शन तक हो, एक फंक्शन या 2 फंक्शन तक हो, 1 2 3 4 पॉइंट नहीं, तो उसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, सीधा इंटीग्रेशन लेकर इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उसके पहले फंक्शन पहचानना है, क्योंकि क्वेश्चन में कर्व दिया होता है, फंक्शन बोल के नहीं दिया था कि x का फंक्शन है या y का फंक्शन, पहचानना पड़ता है, ठीक है ना। तो मतलब अब अगर टोटल देखें हम लोग तो हमारे पास जब चैप्टर स्टार्ट किया था जैसे बता रहे थे कि एरिया का क्वेश्चन हम लोग ये एरिया पहली बार नहीं कर रहे, ठीक है ना। बिना इंटीग्रेशन के लिए हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, ट्राइंगल, सर्कल, एलिप्स, क्वाड्रेटरल, ठीक है ना, ये सब के एरिया पहले से निकाल चुके हैं। तो अगर वो मिल गया तो उसका एरिया वैसे निकालेंगे, ठीक है ना सर, उसके लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन से आप एरिया निकालना चाहते हो, ठीक है ना, तो पहले फंक्शन बनाएंगे, ठीक है ना, समझ के बाद फंक्शन बनाएंगे। और फंक्शन अगर 1 या 2 फंक्शन तक बना x का चाहे y का, तो 1 2 3 4 को सीधा यूज करके इंटीग्रेशन लिखेंगे और इंटीग्रेशन पे ध्यान देंगे, वो ग्राफ का क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है ना।
हाँ, जब दो से ज़्यादा फंक्शन, मान लो एक्स का बनाए तो 3 बन गया, वाई का बनाए तो 4 बन गया, मतलब अब 2 से ज़्यादा फंक्शन हमारे पास है किसी भी केस, चाहे एक्स का बनाओ चाहे वाई का, तो वैसे केस में हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब क्या होता है कि जब आप एरिया क्वेश्चन देखते हो तो सबसे पहले माइंड में आता है ग्राफ बनाओ, ठीक है ना, समझ गया। लेकिन ऐसा बात है नहीं, ठीक है ना, ग्राफ पे पहले नहीं जाना है, स्टेप वाइज चल रहे हैं, ठीक है ना। पहले देखना है कि इंटीग्रेशन का जरूरत है कि नहीं, बिना इंटीग्रेशन के भी एरिया निकाले हैं तो उससे निकल गया तो निकाल देंगे। तो पहले आना है, पहला स्टेप इंटीग्रेशन से निकालना है कि नहीं। अगर इंटीग्रेशन से निकालना है तो फिर भी ग्राफ पे नहीं आना है, फिर देखना है फंक्शन क्या है, ठीक है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन पहुंच गए तो फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, तो फंक्शन पहले पहचानना है। फंक्शन अगर 2 तक बना है तब भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तब सीधा इंटीग्रेशन लेके इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है। हाँ, 2 से ज़्यादा फंक्शन अगर बन जाए तब ग्राफ बनाने की जरूरत है, ठीक है ना, उसके बाद तब ग्राफ पे आना है। नहीं, वैसे स्कूल में जो क्वेश्चन होता है, बोर्ड पे जो क्वेश्चन आता है उसमें लिखा रहता है कि ड्रॉ रफ स्केच एंड फाइंड एरिया, ठीक है ना। तो वैसे केस में ग्राफ बनाएंगे, वहाँ पर ग्राफ बनाएंगे बोर्ड में, लेकिन कॉम्पिटिशन में ग्राफ बनाने पे पहले ध्यान नहीं देना है। दोनों तरह क्वेश्चन 50-50% होते हैं। 50% जो ये क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन में, वो 50 आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसमें इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। मतलब ये इंटीग्रेशन इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। और आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें जब आप ग्राफ बना लोगे तो एरिया निकालना उसमें ईजी होता है, ठीक है ना, समझ गए बात। मतलब 2 तरह क्वेश्चन में, एक में एरिया पहचानने वाला काम ईजी होगा लेकिन निकालने वाला इंटीग्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा होगा एरिया पहचानना डिफिकल्ट होगा, नहीं बहुत ज़्यादा 3 कर्व होंगे या लोकस के फॉर्म में एरिया लिखा होगा या एनालिटिक फॉर्म में एरिया लिखा होगा, तो ऐसे केस में एरिया पहचानना मेन क्वेश्चन होता है, फिर उसका निकालने वाला पार्ट ईजी होता है। तो आप दोनों काम करना चाहोगे कि पहले ग्राफ भी बनाए फिर हर एक क्वेश्चन करोगे तो लंबा होता जाएगा क्वेश्चन, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट ऐसे लगेंगे। तो पहले पहचानना है कि ग्राफ का क्वेश्चन ये है कि नहीं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा फंक्शन रहेगा जिसका ग्राफ बनाओगे 10 मिनट लगेगा, लेकिन ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा इंटीग्रेट करो, ठीक है ना, समझ गया। अब ये देखो हम क्वेश्चन करेंगे, समझ गया। तो एरिया क्वेश्चन देखते ही बोर्ड में पैराबोला लाइन ये सब आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये सब ग्राफ तो आता ही है, तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिशन में पहले आइडेंटिफाई करना है कि ग्राफ की जरूरत है कि नहीं। तो अगर 1 2 3 4 पॉइंट तक है तो ग्राफ की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सीधा इंटीग्रेशन लेके, वो इंटीग्रेशन का मेन क्वेश्चन होता है। हाँ, अगर 5वां वाला पॉइंट आ गया, एक्स का 3 फंक्शन या वाई का 3 फंक्शन या उससे ज़्यादा फंक्शन आ जाए, तो उस केस में हम लोग पहले ग्राफ बना के पहचानते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो ट्राइंगल का एरिया निकालना है, लेकिन सीधा नहीं कहा गया कि ट्राइंगल का एरिया निकालना है, क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखा गया है कि लोकस के फॉर्म में कि ये बात है, तो ये जो जिस रीजन में होगा उसका एरिया निकालिए। तो जब आप पहचानोगे तो वो ट्राइंगल निकलेगा, तो फिर उसका एरिया फिर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसमें एरिया पहचानना मेन क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ गया। तो हम लोग दोनों टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट टाइप पे, फर्स्ट टाइप मतलब उसमें ग्राफ नहीं बनाना है, इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, जैसे पिछले क्लास में लिखे इंटीग्रेशन लिखे, इंटीग्रेशन पे ध्यान दिए, वैसे ग्राफ भी बनाते चलेंगे। लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट टाइप कर रहे हैं, इसमें इंटीग्रेशन पहले करेंगे फिर बाद में ग्राफ बना के दिखा देंगे, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। हाँ, बोर्ड में अगर आ जाए तो वहाँ पर ग्राफ लिखा रहता है, तो उसमें ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, समझ गया। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी हम लोग 3 फंक्शन या ज़्यादा फंक्शन वाला नहीं कर रहे हैं, अभी 3 4 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जिसमें 2 फंक्शन होंगे, चाहे एक्स का चाहे वाई का। इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ए से बी मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व bounded by the curve y equal to x square minus x minus 2
ठीक है ना, एंड y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर बिटवीन x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 3, ठीक है ना। समझ गए? तो इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व बिटवीन दिस टू लाइंस, ठीक है ना। तो अब पहले कर्व को पहचानते हैं, फंक्शन, क्योंकि हम लोग अब जैसे क्वेश्चन मिला तो ये देखेंगे कि ये एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत है कि नहीं। तो ये पैराबोला है, नहीं, पैराबोला के एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम लोग इंटीग्रेशन से ही निकाल पाएंगे। तो इंटीग्रेशन जैसे ही करना है तो फंक्शन पहचानना है। तो अभी ये x का फंक्शन है, नहीं, क्योंकि y x के फॉर्म में लिखा हुआ है यूनिकली, नहीं, तो ये एक्चुअली fx है, नहीं। समझ गए x का फंक्शन कैसे पहचानते हैं? अगर y को x के टर्म में यूनिकली लिख देते हैं तो x का फंक्शन है। यहीं पर अगर x को y के फॉर्म में लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक है, तो दो वैल्यू आएगा, प्लस वाला एक माइनस वाला। तो y का इसमें दो फंक्शन है, और ये भी x का फंक्शन है, नहीं, ये x का एक फंक्शन है gx, नहीं, क्योंकि y x के फॉर्म में यूनिकली लिखा हुआ है। लेकिन अगर x को y के फॉर्म में लिखेंगे तो दो वैल्यू यहाँ से भी आएगा, तो y का एक्चुअली चार फंक्शन है, और ये भी y का फंक्शन है, क्योंकि x इक्वल टू ये भी fy लिखा हुआ है, ये भी y का फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। तो y का एक्चुअली 6 फंक्शन है, नहीं, y का दो फंक्शन इसमें से आएगा, y का दो फंक्शन इसमें आएगा, और ये भी y का फंक्शन है, ये पहचान है, नहीं। जैसे मान लो लेते हैं हम लोग कि y इक्वल टू 2, नहीं, तो ये एक्चुअली fx है, नहीं, x का फंक्शन है, ठीक है ना, y इक्वल टू fx लिखा हुआ है। इसी तरह x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये fy है, नहीं, तो fy y का कांस्टेंट फंक्शन है। तो y का इसमें 6 फंक्शन है, समझ गया। तो 6 फंक्शन अगर y का बनाना चाहते हैं हम फंक्शन इंटीग्रेशन करने के लिए, अगर y का फंक्शन से जाना चाहते हैं तो 6 फंक्शन है, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, नहीं। लेकिन अगर हम x का फंक्शन बनाते हैं तो x का दो ही फंक्शन है, ये दोनों, ये x का फंक्शन नहीं है, x का सिर्फ एक वैल्यू है, x इक्वल टू a वाला है, और ये x इक्वल टू b है, नहीं, सही ना। तो इस तरह से पहले फंक्शन पहचानना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हम x का दो ही फंक्शन है, नहीं, और दो फंक्शन अगर है तो सीधा ये इंटीग्रेशन लिखेंगे, नहीं। तो एरिया का इंटीग्रेशन लिखेंगे a से b, मतलब -1 से 3 fx माइनस gx, fx मतलब x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना, ये लीजिए, ठीक है ना। अब मतलब इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर x का फंक्शन हम लोग जान गए तो ही है, और x का a b वैल्यू भी पता है, मतलब ये पूरा चीज दिया हुआ है, तो इसे लिख दिए, नहीं। ये मॉड इसलिए लगाते हैं कि अभी बड़ा छोटा, जब ग्राफ नहीं बनाए तो ये पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं, तो इसलिए मॉड लगाते हैं, तो बड़ा छोटा जो भी होगा वो मॉड ब्रेक होगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया -1 से 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर और -3x और -2, ठीक है ना, और मॉड dx। समझ गए? तो मॉड वाला क्वेश्चन आ गया। तो मॉड वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि मॉड पहले x का वैल्यू -1 से 3 है, तो -1 से 3 लिखिए, फिर मॉड के अंदर वाले को 0 करेंगे, तो 2x स्क्वायर -3x -2 इक्वल टू 0, तो 2x -1 और x प्लस 2, x -2 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो x का वैल्यू आएगा -1/2 और 2, नहीं, दोनों इसके बीच में है, सही ना। तो इसका मतलब 3 इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक -1 से 1/2 आएगा, ठीक है ना। तो -1 से -1/2 में जब जाएंगे तो ये कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो इसके बाहर का कोई वैल्यू लेते हैं 2.5, नहीं, सही ना। इसका रूट, इस इक्वेशन का रूट मिला है ये दोनों, तो इसके बाद पॉजिटिव होगा, इसके बीच में नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, नहीं। तो -1 से -1/2 पॉजिटिव होगा, कोई वैल्यू रख के देख सकते हैं, -1 से -1/2 कोई वैल्यू रख सकते हैं, रख के देखो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव साथ ओपन करेंगे,
फिर -1/2 से 2 में निगेटिव आएगा तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो 2x² - 3x - 2 dx, और फिर 2 से 3 में फिर से पॉजिटिव आएगा, नहीं तो फिर से पॉजिटिव साथ खुलेगा, सही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हम लोग fx - dx करके लिखे हैं, तो ये पॉजिटिव आ गया इस इंटरवल में, मतलब -1 से -1/2 में fx बड़ा है, gx छोटा है, इसलिए जो लिखे हैं वही आ गया है। और इस इंटरवल में उल्टा हो गया, इसलिए माइनस बाहर आ गया, नहीं मतलब gx - fx होना चाहिए, और इसमें फिर से fx - gx, ठीक है ना। तो एक ही फंक्शन है तीनों जगह, लिमिट खाली अलग अलग है, इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो इसमें ये भी स्टेप इम्पॉर्टेंट मिस्टेक होता है इसमें, सही से इंटीग्रेशन करके आंसर निकालना है, हर क्वेश्चन का आंसर तक जरूर पहुंचना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आने के बाद हो गया हो जाएगा, ऐसा नहीं, हर क्वेश्चन में आंसर तक पहुंचना है, इसके बाद ही मिस्टेक होता है, ठीक है ना। देखो आंसर तक पहुंचते हैं, इसको हटा दें, तो ये हो गया 2x³ - 3x² - 2x -1 से -1/2 माइनस, फिर से यही बात है, 2x³ - 3x² - 2x -1/2 से 2, और तीसरा वाला है +2 से 3 तक, नहीं फिर से वही है, 2x³ - 3x² - 2x 2 से 3, ठीक है ना। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो -1/2 पुट करेंगे तो -1/8 -1/4 तो -1/12, ठीक है ना, -1/12 आएगा इसमें, और ये भी माइनस ही रहेगा, 3/8 आ जाएगा, नहीं तो -3/8 आ जाएगा, क्योंकि 4 और 2 8 आएगा, और +1, ठीक है ना। और जब -1 पुट करेंगे तो -2/3 -3/2 और +2, ये पहले वाले का हुआ। फिर दूसरे वाले में पुट करेंगे तो माइनस साइन से पहले है, 2 पुट करेंगे तो 8 × 16/3 -6 -4, और -1/2 पुट करेंगे फिर से, तो इसी में पुट करेंगे तो यही वाला वैल्यू होगा, नहीं सही ना, -1/2 सॉरी -1/2 ये पुट किया तो ये वाला वैल्यू होगा, ठीक है ना, सही ना। तो इसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे, और प्लस तीसरा वाला, ठीक है ना, इसको हटा देगा, तीसरे वाले में यहाँ 3 पुट कर रहे हैं, तो 27/3 तो 9 18 हो जाएगी, ठीक है ना, -27/2 -6 और -2 पुट करेंगे, तो 2 जो पुट किए इसमें यही वाला, ठीक है ना, तो यही वाला आएगा, तो कितना देखो -10 30 नहीं -30 + 16 तो -14/3, ठीक है ना, सही है ना। तो ये एलसीएम लेते हैं इसका, ठीक है ना, तो 12 और 8 का एलसीएम होगा 24, नहीं तो 24 हो गया इधर, तो -2 -9 -2 होगा इधर, -3 3 9 होगा, और +24, नहीं, और ये वाला जो होगा इसमें एलसीएम 6 होगा, तो -4 -9 और +12, नहीं और माइनस ये जो पार्ट है ये तो यही वाला है -14/3, नहीं और माइनस ये वाला पार्ट ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, तो ये कितना है 24 - 11, ठीक है ना, तो 13/24, ठीक है ना, 13/24, ठीक है ना, सही है ना, यही वाला चीज़ यहाँ लिखना है, ये यहाँ लिखे, ठीक है ना,
और प्लस ये वाला देखेंगे तो 12 और 24 माइनस 3/2, ठीक है ना, तो -3/2 है और प्लस ये 14/3, ठीक है ना, सही है ना। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लिए, ठीक है ना, और इसका वैल्यू अभी सॉल्व करके, ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो इस पे भी ध्यान देना है। अब मान लो ये सब कुछ मॉडल किए हैं, अगर मान लो कहीं पर इसका वैल्यू निगेटिव आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव आना चाहिए, तो कहीं भी अगर कोई निगेटिव आ गया तो इसका मतलब गलत हो गया, नहीं समझ गया। और इसका हर एक पार्ट पॉजिटिव आना चाहिए, ये भी पार्ट पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि इसमें बड़ा वाला माइनस छोटा वाला है, ये माइनस मिल के पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी कहीं कोई निगेटिव आया तो इसका मतलब गलत है, उसको ठीक करेंगे, ठीक है ना, आया बात समझ में। तो जो क्वेश्चन मिलता है वो तो कर्व के फॉर्म में मिलता है, तो सबसे पहले स्टार्ट करना है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है कि, तो अभी तो इंटीग्रेशन चैप्टर कर रहे हैं तो उसी कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का अगर है तो फंक्शन पे आ जाना है, ठीक है ना। फंक्शन अगर दो तक बने, चाहे एक्स का चाहे वाई का, तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा इंटीग्रेशन लिखना है और इंटीग्रेट करना है। अब क्या होता है कि इसमें ये जो x = a और b है, कभी कभी ये दोनों नहीं दिया जाता है, ठीक है ना, तो हम लोग उस केस में इन दोनों को सॉल्व करके a b निकाल लेते हैं, ठीक है ना, समझ गया। x = a और b जो है वो नहीं दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसको दोनों को सॉल्व करके a b निकाल लेते हैं। और कभी कभी एक रहता है दिया हुआ और एक नहीं रहता है, तो इसको दोनों को सॉल्व करके निकाल लेते हैं, ठीक है ना, एक और एक दोनों यही रहता है, ठीक है ना, समझ गया। कभी कभी ऐसा होगा कि जब दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों नहीं दिया है तो दोनों को सॉल्व करेंगे, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 3 वैल्यू आ जाएगा a b c, ठीक है ना, तो सबसे छोटे वाले से सबसे बड़े वाले के बीच में इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, समझ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं इसको। और जैसा बताए थे कि इसका ग्राफ भी बना के देख लेंगे हम लोग, समझ गया। तो ये पैराबोला है, पैराबोला बनाना इजी होता है, ये स्कूल में आ सकता है, स्कूल में जो बनाएगा उसमें ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ उसमें इजी आएगा, एलिमेंट्री ग्राफ आएगा, ठीक है ना, समझ गया। लेकिन कॉम्पिटिशन में अगर यही क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जब आप देखोगे वर्टेक्स -d/2 है, -d/4 है, नहीं, तो इस तरह से आएगा, ठीक है ना, -1 और 2 पे एक्सेस कर करेंगे, इसको 0 करेंगे तो, और ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ओरिजिन से पास करने वाला, ठीक है ना। जैसे दोनों का इंटरसेक्शन निकाले थे हम लोग, तो -1/2 और 3 आया था, नहीं, जा रहा है इसी से, इंटरसेक्शन आया था -1/2 और 2 आया था, नहीं, और 3 तक एरिया निकालना था, नहीं, एरिया निकालना था -1 से 3 तक, -1 ये है यहाँ से, और 3 मतलब यहाँ पर, तो -1 से 3 तक इन दोनों कर्व के बीच का, मतलब ये एरिया निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोगों को लिखना चाहिए था -1 से -1/2 तक में ये बड़ा है, नहीं ये बड़ा है, माइनस छोटा वाला, तो ये सही आया था। फिर -1/2 से 2 में अब डाउनवर्ड वाला बड़ा हो गया, नहीं, ये दिस माइनस दिस लिखे थे, इसलिए इस माइनस बाहर आ गया था बीच वाले, और 2 से 3 में ये वाला फिर से बड़ा हो गया, मतलब ये वाला बड़ा हो गया, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ठीक है ना, समझ गया। तो हम लोग यही 3 पार्ट में जो ये निकाले हैं, ये और ये, ठीक है ना, आगे बात समझ में, ठीक है। इसका वर्टेक्स 1 1 आएगा, निकाल सकते हैं, -d/2 है, -d/4 है, नहीं, डाउनवर्ड है, स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसमें स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड है। इसका वर्टेक्स निकालेंगे तो आएगा 1/2, 9/4 -9/4, ठीक है ना, ये ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Find area bounded by
बाय द कर्व y इक्वल टू ex log x एंड y इक्वल टू log x बाई ex। इन दोनों कर्व के बीच का एरिया का, ठीक है ना। तो अब log x फंक्शन है, बाई x है, इसमें इंटू x है, तो इसके एरिया कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन तो करना ही होगा। और इंटीग्रेशन पे जैसे ही आगे तो फंक्शन रहेंगे, तो ये अभी x का फंक्शन है क्योंकि y x के फॉर्म में लिखा हुआ है यूनिकली, नहीं ये ई एक्स है, ई इंटू एक्स, ई का पावर एक्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका एफ एक्स है, ये आपका जी एक्स है, नहीं ये भी एक्स का फंक्शन है, समझ गया। और चूंकि लॉग एक्स है तो एक्स पॉजिटिव रखेंगे, वो निगेटिव साइड में तो एरिया बनेगा ही नहीं क्योंकि डोमेन में नहीं है, ठीक है ना, समझ गया। तो x का दो फंक्शन है इसमें, नहीं y का इसमें बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, x को y का फॉर्म लिखने जाएंगे तो लिख भी नहीं पाएंगे। तो x का बना हुआ है तो x का बना रहने देंगे, ठीक है ना। तो x का दो फंक्शन मिल गया आपको और तीसरा कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन दो फंक्शन तो मिल गया, लेकिन अब x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी नहीं है इसमें, नहीं सही है। तो जब x का फंक्शन है तो x का वैल्यू हम लोग खोजेंगे कि एरिया कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इसमें वो दोनों नहीं है। और जब y का फंक्शन होगा तो y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, किसका, x का निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि x का फंक्शन है, नहीं। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो हो जाएगा ई एक्स लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई ई एक्स। इसको इधर आते हैं कॉमन ले लेते हैं, ई एक्स और लॉग एक्स कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ई एक्स सॉरी, समझ गया। तो एक सॉल्यूशन आएगा लॉग एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, नहीं। और दूसरा वाला फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू प्लस वन बाई ई और माइनस वन बाई ई, लेकिन माइनस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक्स का दो वैल्यू आ गया, नहीं ये समझ गया। तो जब x का दो फंक्शन को मिल गया, तो जब a और b क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो a और b निकालना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, अगर x का फंक्शन है तो सॉल्व करके x का वैल्यू ही निकालेंगे, ठीक है ना। अगर y का फंक्शन है तो सॉल्व करके y निकालते हैं। तो इसमें x का दो ही वैल्यू आया, नहीं। तो हम लोग अब छोटा वैल्यू वन बाई है, बड़ा वैल्यू वन है, तो एरिया लिखेंगे वन बाई ई से वन, नहीं, एफ एक्स माइनस ई एक्स, मतलब ई एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स बाय ई एक्स, ये ठीक है ना, समझ गया। ऐसे लिखिए, अगर तीन वैल्यू आता, मान लो एक आता वन, एक वन बाई और एक ई भी आ जाता, तो सबसे छोटा है वन बाई और सबसे बड़ा ई होता, तो वन बाई से ई तक इंटीग्रेट करते, नहीं। तीन वैल्यू कभी कभी एक ही आएगा तो एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब पहचानना है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इन सब बात को पहचानना है कि फंक्शन किसका है, वैल्यू x का निकालना है तो x वो कितना हमारे पास है, दिया है कि नहीं, नहीं दिया है तो निकालना है, ठीक है ना। एक आ जाए तो एक दिया रहेगा, दो या दो आएगा या तीन आएगा तो सबसे छोटे वाले सबसे बड़े वाले तक करना है और मॉड लगा करना है, ठीक है ना। चलो अब मॉड हटाते हैं, तो जब ये लॉग एक्स कॉमन लेंगे तो ऐसे मिनट नहीं सही है, तो ये हो जाएगा वन बाई ई से वन, ठीक है ना, लॉग एक्स कॉमन, इसको अलग से ही देख लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, वहाँ पर से लिख देंगे। तो लॉग एक्स कॉमन हो गया, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये ऐसा है लॉग एक्स इंटू ई एक्स प्लस वन और ई एक्स माइनस वन, नहीं फैक्टराइज हो गई और नीचे ई एक्स, ठीक है ना। तो वन बाई ई से वन में ये निगेटिव होगा, नहीं, ठीक है ना, समझ रहा है। मतलब जीरो से आगे अगर इसका साइन देखना हो तो साइन देखेंगे जीरो से आगे देख रहे हैं, क्योंकि जीरो से पीछे दो लॉग है ही नहीं, तो इसका वैल्यू आएगा वन,
नहीं, ये वो इसको जीरो करने से नेगेटिव आएगा, इसको जीरो करने से जीरो आएगा, वो सब नहीं लेना है, इससे 1/e आएगा, नहीं, तो 1/e और 1, ठीक है ना। चलो, तो 1 से आगे, इससे आगे रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, तो हमको 1/e से 1 तक में लिखना है, तो नेगेटिव है, नहीं, सही है ना। तो 1/e से 1 तक में ये नेगेटिव है, आ रहा है बात समझ में। तो माइनस साइन के साथ ओपन कर देंगे इसको, नहीं, तो ये हो जाएगा log x बाई ex माइनस ex log x dx, सही है ना। चलो अब इंटीग्रेशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना। मॉड हम इंटीग्रेट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x प्रेजेंट है यहाँ पर, नहीं, तो log x को टी पुट कर देंगे तो सीधा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, नहीं, इसको हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर बाई 2e, नहीं, मन में ही पुट कर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, log x को टी पुट कर देते तो 1/x dx dt हो गया, नहीं, तो t स्क्वायर बाई 2 हो गया, और लिमिट लगा देते हैं 1/e से e, 1/e से 1 माइनस, अब ये है दूसरा वाला इंटीग्रेशन ऐसा है, e टाइम्स x log x 1/e से 1, इसमें बाय पार्ट्स रहेगा, नहीं, ये फर्स्ट फंक्शन, सॉरी सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, तो x स्क्वायर बाई 2 log x, तो x स्क्वायर बाई 2 log x और माइनस दूसरा वाला इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/x, तो x बाई 2 x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 1/e से 1। चलो, तो जब 1 रखेंगे इसमें तो 0 आएगा, नहीं, log 1 0 होता है, तो 0, और जब 1/e रखेंगे तो -1 आएगा, नहीं, सही ना, तो -1 का होल स्क्वायर, तो 1 हो गया, तो 1/2, ठीक है ना, तो -1/2, सही ना। चलो, और इसका देखते हैं, 1 रखेंगे तो ये वाला 0 हो गया, तो -1/4, तो माइनस ऑफ 0 -1/4, और माइनस जब 1/e रखेंगे तो ये -1 होगा, तो -1/2 e स्क्वायर, -1/2 e स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4 e स्क्वायर, नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 e प्लस 1/4, और ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस 3/4 e स्क्वायर, ठीक है ना, सही ना। इसको सॉल्व करेंगे, आए बात समझ में। चलो, इसमें ये ई छूट गया है, ठीक है ना, इसमें ई दूसरे वाले इंटीग्रेशन इसका जो इंटीग्रेट किया तो ई ये बाहर था, इसमें ई लग जाएगा, नहीं, तो ये ई वाला यहाँ है, नहीं, तो इसमें ई मल्टीप्लाई होगा तो ये e/4 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 3/4 ही हो जाएगा, तो ये दोनों अब क्लब हो जाएगा, नहीं, तो 5 - 5/4 e प्लस e/4, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 5/4 e, ठीक है ना, ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव आ गया तो गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, तो e स्क्वायर मतलब 5 से बड़ा होगा, ठीक है ना, तो पॉजिटिव है, नहीं, इसका मतलब सही है, तो कहीं मिस्टेक करेंगे तो नेगेटिव आ गया तो गलत हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये मॉड को जब इंटीग्रेट कर रहे हैं पॉजिटिव फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, अगर छोटे से बड़े तक कर रहे हैं तो यही उल्टा की होते 1 से 1/e की होते नेगेटिव आता, ठीक है ना, लेकिन 1/e से 1 तक कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है ना, आगे बात समझिए। चलो, तो इसका भी हम लोग देखो ग्राफ बना के देखते हैं कैसा ग्राफ है, नहीं, लेकिन इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी, नहीं, तो ग्राफ नहीं बनाया अगर तब ये अपने टाइम लिमिट में हो जाएगा, नहीं, ये प्रीवियस ईयर लास्ट क्वेश्चन है, तो लेकिन अगर देखो ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इसका कैसा होगा, क्योंकि ग्राफ हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट दोनों का ग्राफ, नहीं, तो देखते हैं ग्राफ कैसा है इसका।
चलो, तो ग्राफ बनाने का जनरल मेथड जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि पहले डोमेन निकालते हैं, नहीं, ठीक है ना। तो डोमेन दोनों का 0 से इन्फाइनाइट है, ठीक है ना। तो डोमेन जो है दोनों का 0 से इन्फाइनाइट है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं लिमिट, कहाँ पर, जो ओपन वाला पॉइंट है, नहीं, मतलब यहाँ पर ओपन है 0 और इन्फाइनाइट, तो इस पर लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस fx निकालेंगे, नहीं, 0 से आगे जा रहे हैं, 0 प्लस पे fx का निकालेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस fx मतलब ex log x, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, नहीं। तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e log x बाई 1 बाई x, तो इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट बन जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो। इसी तरह से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे gx निकालेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे ये log x बाई ex है, नहीं, e इंटू एक्स है। तो 0 प्लस पे है तो ये प्लस इन्फाइनाइट होगा, नहीं, और ये माइनस इन्फाइनाइट होगा, तो माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा। 0 प्लस पे 1 बाई एक्स जो होता है वो प्लस इन्फाइनाइट होता है, और 0 से थोड़ा आगे ये log x माइनस इन्फाइनाइट होता है, तो माइनस इन्फाइनाइट इंटू प्लस इन्फाइनाइट, तो माइनस इन्फाइनाइट। इसी तरह से इन्फाइनाइट देखेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट fx देखेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट ex log x, तो ये भी इन्फाइनाइट और ये भी इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट आएगा। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे gx देखेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट log x बाई ex, सही ना, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म, एलएच लगा लो, सॉल्व करो, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेप डोमेन निकालते हैं, दूसरा स्टेप जहाँ जहाँ ओपन है वहाँ लिमिट निकालते हैं, और तीसरा स्टेप मोनोटोनिसिटी निकालते हैं, ठीक है ना। तो f डैश x निकालते हैं, तो e को बाहर आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा log x, और x log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, नहीं, तो इसका साइन देखेंगे, तो इसको 0 करेंगे तो 1 बाई ई आएगा, नहीं, ये 0 से आगे ही देखेंगे, नहीं, क्योंकि डोमेन 0 से इन्फाइनाइट, तो प्लस माइनस, मतलब 0 से 1 बाई तक डिक्रीज करेगा fx, और 1 बाई के बाद डिक्रीज करेगा, नहीं। अब इसी तरह gx का देखते हैं, तो gx इसमें भी कॉमन आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर होगा डिवीजन रूल, नहीं, 1 माइनस log x होगा, ठीक है ना। इसका साइन देखेंगे, तो इसको भी 0 से आगे देखना है, क्योंकि डोमेन 0 से इन्फाइनाइट है। इसको करेंगे तो e आएगा, इसको 0 करेंगे तो e के आगे पॉजिटिव निगेटिव होगा, नहीं, क्योंकि माइनस साइन साथ लिखा होगा। तो 0 से e तक में ये इंक्रीजिंग है, और e से इन्फाइनाइट में डिक्रीजिंग है, सही है ना। अब इतना बात को देखते हुए बारी बारी से fx और gx का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। समझ गए बात? तो पहले fx का देखते हैं। तो fx का डोमेन 0 से इन्फाइनाइट होता है, 0 से आगे ड्रॉ करेंगे, तो 0 पे राइट हैंड लिमिट है 0, नहीं, तो 0 पे 0 है। उसके बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है fx वाला, नहीं, डिक्रीजिंग है, और 1 बाई ई तक डिक्रीजिंग है। 1 बाई ई पे fx का वैल्यू निकालेंगे 1 बाई ई पर, नहीं, 1 बाई रखेंगे तो -1 होगा, 1 बाई रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई ई पर -1 आ रहा है, ठीक है ना। ये -1 हो गया, 1 बाई पे 1 हो गया, नहीं, चलो, और 1 पे 0 हो रहा है, 1 बाई ई से इन्फाइनाइट तक फिर इंक्रीजिंग है, और इन्फाइनाइट पे इन्फाइनाइट हो गया, नहीं, इन्फाइनाइट पे fx इन्फाइनाइट हो गया, ठीक है ना, तो इन्फाइनाइट तक चला गया। चलो, अब दूसरा ग्राफ है gx का। gx भी 0 से आगे बनाना है, gx का 0 के राइट हैंड साइड में माइनस इन्फाइनाइट है, नहीं, तो ये माइनस इन्फाइनाइट से जाएगा, इंक्रीज कर रहे हैं, ई तक इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे जाएगा, नहीं, ई तक इंक्रीज किया, उसके बाद डिक्रीज किया, इन्फाइनाइट पे 0 हो गया, नहीं, इन्फाइनाइट पे gx इन्फाइनाइट पे 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों ग्राफ है। तो दोनों से बाउंड होने वाला एरिया जो है वो ये वाला है,
ठीक है ना। और इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग निकाले हैं तो 1/e और 1 आया है नहीं, इसीलिए दोनों जगह इंटरसेक्ट करवा दिए। नीचे से भी ले आ सकते थे, लेकिन जब इंटरसेक्शन पॉइंट मिल चुका है हमको, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वो ग्राफ में देखना चाहिए। तो 1/e और 1 पे इंटरसेक्ट किया है नहीं। तो ये ग्राफ है y = ax log x का, और ये वाला ग्राफ जो है ये है log x/ax का, ठीक है ना। दोनों नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ। इस क्वेश्चन के रिलेवेंट नहीं है, लेकिन दूसरे जगह ये फंक्शन आ सकता है, फंक्शन इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये छोटा सा एरिया निकाले हम लोग नहीं, तो इसका आंसर आया था e² - 5/4, ठीक है ना। अब सोचो, मान लो हम लोग दोनों काम किए होते, ग्राफ बना के एरिया करके तब एरिया निकालते, लंबा हो जाता है, डबल टाइम सीधा लगता, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 तरह क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटीग्रेशन लिखना आना चाहिए, और इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है ना। पहला टाइप क्वेश्चन ये वही अभी कर रहे हैं लोग। और दूसरा टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ग्राफ बनाना ही बनाना है, वो अभी हम लोग नहीं शुरू किए, वो नेक्स्ट पार्ट है। वो कब करना है, जब 2 से ज़्यादा फंक्शन हो जाए, या किसी क्वेश्चन किसी और फॉर्म लिखा रहे, एरिया पहचानने में दिक्कत हो, तो तब ग्राफ बना के एरिया पहचानते हैं। उसमें दूसरा वाला पार्ट, जो निकालने वाला पार्ट होता है, वो ईजी होता है उसमें, ठीक है ना। तो डिफिकल्टी कहीं एक ही जगह होगा, दोनों डिफिकल्ट नहीं होगा, दोनों डिफिकल्ट होगा तो लेंथी क्वेश्चन हो गया। वो जब सब्जेक्टिव आइडिया होता था तब होता था ऐसा, कि दोनों ही में टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो अभी आपको टाइम कहीं एक जगह लगना है, मतलब क्वेश्चन को पहले पहचानना है, ये क्वेश्चन ग्राफ बनाने का जरूरत है इसमें या नहीं है। अगर नहीं है तो इंटीग्रेशन सीधा लिखना है, इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है। और जब ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन होगा तो ग्राफ पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसमें निकालने वाला काम ईजी होगा, ठीक है ना। इवन कभी कभी इंटीग्रेशन का जरूरत भी नहीं होगा, ठीक है ना। समझ के बाद तो आज क्लास में इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें फर्स्ट टाइप, मतलब इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम लोग ग्राफ भी देखते जाएंगे, लेकिन वो जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है ना। समझ के बाद और फिर उसके आगे दूसरा वाला पार्ट, ठीक है ना।